फ्रेंड्स नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, आपको पता है हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुके हैं और चैप्टर 4 में हमने कई अब तक 5 से 6 लेक्चर्स अब तक हमने फिनिश कर चुके हैं, जिसमें हमने संधारित्र के बारे में बात किया, संधारित्र की धारिता के बारे में बात किया है ना, परावर्तितांक के बारे में बात किया, चालक अचालक और बॉन्ड चार्ज और फ्री चार्ज के बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो इसी की कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। इससे पहले हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, उसकी धारिता कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और उसकी धारिता जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियोस तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आप सारे वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे संधारित्रों का संयोजन, मतलब संधारित्र को हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि संधारित्र को हम जोड़ते क्यों हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमें कोई एक डिवाइस बनाना है या कोई भी चीज एक बनाना है जिसके लिए हमें 10 माइक्रोफैरेड का हमें एक संधारित्र चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस बनते हैं उसमें संधारित्र का यूज होता है। और मान लीजिए कोई एक डिवाइस बनाने के लिए मैं 10 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र चाहिए, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक संधारित्र है 5 माइक्रोफैरेड का, दूसरा है 2 माइक्रोफैरेड का और तीसरा है 3 माइक्रोफैरेड का। ये 3 संधारित्र हमारे पास है और हमें चाहिए 10 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है या उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन हम उतना वेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि इस 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का काम जो है इन तीनों संधारित्र को जोड़ के लेंगे। इसका मतलब है कि अगर इन तीनों संधारित्र को अगर आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, तो जोड़ के हम 10 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र बना सकते हैं। अब बात यह आती है कि इन तीनों संधारित्रों को किस तरीके से हम जोड़ें, तो उस विधि को हम कहते हैं संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास एक सुटेबल अमाउंट का एक संधारित्र बन जाए या मिल जाए। क्लियर है? संधारित्र को जोड़ने के कितने मेथड है? 2 मेथड है। पहला मेथड होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर बात करते हैं इन तीनों संधारित्र को जोड़ के 10 माइक्रोफैरेड का बनाना है, तो इन तीनों को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, 5 + 2 + समांतर क्रम में जोड़ देंगे 5 + 2 + 3, ये हो जाएगा आपका टोटल 10, ठीक है। 10 माइक्रोफैरेड का हमारे पास संधारित्र मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना श्रेणी क्रम संयोजन, पहला हेडिंग श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन को समझ लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जब भी संधारित्रों को आपस में जोड़ते हैं तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होता है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास 3 संधारित्र हैं, C1 कैपेसिटर है, ये हमारे पास C2 कैपेसिटर है, ये हमारे पास C3 कैपेसिटर है। 3 हमारे पास संधारित्र हैं, C1 जिसकी धारिता है क्रमशः C1, C2 और C3। क्लियर? तो देखिए सिंपली इसमें होता क्या है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन को एकदम एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन, याद रखना। एंड टू एंड कनेक्शन मतलब एंड से एंड को कनेक्ट किया जाता है, एंड से एंड को कनेक्ट किया जाता है। तो किस तरीके से एंड से एंड को कनेक्ट किया जाएगा, तो सबसे पहले जो कैपेसिटर C1 है, इस C1 की दूसरी प्लेट को हम जोड़ देते हैं C2 के पहली प्लेट से, क्योंकि इसका एक एंड इसके एक एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे ही C2 का जो दूसरा प्लेट है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं C3 के फर्स्ट प्लेट से। किस तरीके से, C1 कैपेसिटर का सेकंड प्लेट C2 के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट होगा, C2 का सेकंड प्लेट C3 के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट होगा, और इस तरीके से कॉम्बिनेशन चलता जाएगा। और जो C1 का जो पहला प्लेट है, इस पहले प्लेट को, फर्स्ट प्लेट को एक हम सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिसके थ्रू हम इसको चार्ज दे सके। ये हमारा स्रोत है, ठीक है, जिसके थ्रू हम इस कैपेसिटर को क्या कर सके, चार्ज कर सके। और जो लास्ट कैपेसिटर होगा, इस लास्ट कैपेसिटर की जो लास्ट प्लेट है
इस लास्ट प्लेट को हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे। इसके लास्ट प्लेट को क्या करेंगे, ग्राउंड मतलब अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे। इससे होगा क्या कि जैसे ये सोर्स इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देगा, जैसे इस प्लेट को पॉजिटिव क्यू चार्ज देगा, मान लीजिए कितना चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज, प्लस का क्यू चार्ज, ठीक ना। तो बाय इंडक्शन, ये तो न्यूट्रल है ना, बीच में गैप है, चार्ज आगे फ्लो नहीं करेगा। लेकिन प्रेरण के कारण अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, ये दो प्लेट की दो सतह होती है ना, ई की वाली सतह और ई की वाली सतह। तो अंदर वाली सतह पे बाय इंडक्शन एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, है ना, और बाहरी सतह पर एक प्लस का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इस कैपेसिटर का जो अंदर वाला प्लेट है ये नेगेटिव हो जाएगा और बाहर वाला प्लेट जो है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन बाहर वाले प्लेट का कनेक्शन हमने C2 के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो इसलिए इसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस वायर के थ्रू कहां चला जाएगा, इस वाले प्लेट पर चला जाएगा, जिससे ये वाला प्लेट भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। C2 का फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव हो गया। अब C2 का फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव होने के कारण बाय इंडक्शन प्रेरण के कारण जो है वो इस वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अगेन ये वाला प्लेट जो बाहरी वाला सतह है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब चूंकि ये वाला प्लेट जो है इस वायर के द्वारा C3 के फर्स्ट प्लेट के साथ कनेक्ट है, इसलिए ये वाला पॉजिटिव जो चार्ज है वो इस वायर के थ्रू इस वाले प्लेट पर चला जाएगा, ठीक है। अब ये वाला प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा और ये प्लेट पॉजिटिव होने के कारण बाय इंडक्शन जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये पॉजिटिव चार्ज बाहरी वाले सतह पर आ जाएगा। लेकिन बाहरी वाली सतह का कनेक्शन हमने किसके साथ कर रखा है, ग्राउंड के साथ कर रखा है, इसलिए ये वाला जो जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे इसके बाहरी सतह पर ये पूरा का पूरा जो चार्ज है वो कहां चला जाएगा, ग्राउंड पे चला जाएगा। तो इस तरीके से इनके जो जितनी भी प्लेटें हैं इन सारे प्लेटों पर समान प्रकार के जो आवेश है वो इंड्यूस हो जाएगा। तो इस वाले प्लेट पे पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, इस पे माइनस क्यू आ जाएगा, इस पे प्लस क्यू आ जाएगा और इस पे माइनस क्यू आ जाएगा, इस पे प्लस का क्यू आ जाएगा और इस पे माइनस का क्यू आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे याद रखने वाली एक बात यह है कि श्रेणी क्रम में, इसमें नोट करके ये इसको लिख लेना, श्रेणी क्रम में सदैव आवेश समान रहता है, आवेश समान रहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आवेश, अगर प्रतिरोध की बात करते हैं तब यहाँ पे धारा की बात करते हैं कि धारा समान रहता है, लेकिन संधारित्र की बात कर रहे हैं तो संधारित्र के हर एक प्लेटों पर जो है आवेश बराबर परिमाण में होंगे लेकिन एक दूसरे के विपरीत होंगे। एक प्लेट पे पॉजिटिव है तो दूसरे पे नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। क्लियर है। दूसरी चीज, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरी चीज, विभवांतर जो है अलग अलग होता है, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है सारे कैपेसिटर के अक्रॉस अलग अलग होगा। तो इसके अक्रॉस मान लेते हैं V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V2 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V3 है, ठीक है ना। अगर ये वाला पॉइंट A है तो इसको हम ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं पॉइंट B। क्लियर है। तो यहाँ पे समांतर सॉरी श्रेणी क्रम में आपको दो चीज याद रखना है। एक चीज की श्रेणी क्रम में हमेशा आवेश समान रहता है, सारे प्लेटों पर आवेश समान परिमाण में होंगे। दूसरी चीज, इनमें जो है विभवांतर जो है अलग अलग होता है, या इसके क्रॉस अगर एक बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बैटरी का जितना वोल्टेज होगा वो उसके कैपेसिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में पोटेंशियल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, आवेश समान रहता है। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं ए और बी के बीच में। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना तीन संधारित्र, तीन संधारित्र C1 C2 C3, C1 C2 C3 एक दूसरे से श्रेणीक्रम में जुड़े हैं, है ना, जिस पर आवेश Q है, सब पे आवेश कितना है, Q है, तथा विभवांतर क्रमशः कितना है, V1 V2 V3 है। मतलब C1 के क्रॉस
विभवांतर V1 है, C2 के क्रॉस विभवांतर V2 है, C3 के क्रॉस विभवांतर V3 है। नाउ A और B के बीच में टोटल विभवांतर A व B के बीच कुल विभवांतर ये हो जाएगा VAB, क्या जगह VAB का मतलब A और B के बीच में, तो A और B के बीच में विभवांतर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, तो जगह VAB बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो C1 के क्रॉस C1 के सिरों के बीच विभवांतर, C1 के सिरों के बीच विभवांतर, C1 के सिरों के विभवांतर कितना हमें पता है, C इज इक्वल टू द Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C, क्या लिखेंगे V बराबर Q अपॉन C। तो यहाँ पे C1 के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V1 है, तो V1 को लिखेंगे V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। ऐसे C2 के सिरों के बीच लिखेंगे, C2 के सिरों के बीच विभवांतर V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। ऐसे C3 के क्रॉस विभवांतर जो जाएगा V3, ऐसे लिखेंगे C3 के सिरों के बीच विभवांतर V3 बराबर जाएगा Q अपॉन C3, क्योंकि कैपेसिटी क्या है इसके C3 है। क्लियर है। अब ये वाला वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो समीकरण नंबर 1 से अगर समीकरण 1 का यूज करेंगे तो VAB इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 V2 V3 का ये वाला वैल्यू रखा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो VAB इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। देखेंगे तो Q कॉमन आएगा इसमें से, तो Q को कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। क्लियर है। अब लिखते हैं यदि तीनों संधारित्र का तुल्य धारिता, यदि इस संयोजन की तुल्य धारिता C हो, तो मतलब इन तीनों की कैपेसिटी की जो टोटल कैपेसिटी है वो C है, देन वी कैन राइट VAB इज इक्वल टू Q अपॉन C, क्योंकि आवेश तो उतना ही रहेगा, आवेश में कोई चेंज नहीं आएगा, कैपेसिटी जो है C हो जाएगा, AB के क्रॉस विभवांतर VAB ही रहेगा, तो यहाँ पे कैपेसिटी क्या लिख देंगे C, तो VAB इज इक्वल टू Q अपॉन C, और इसका वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से देखेंगे तो ये Q अपॉन C इज इक्वल टू Q 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, ठीक है। अच्छा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना, समांतर श्रेणी क्रम में जब हम संधारित्र को आपस में जोड़ेंगे तो उनके तुल्य धारिता के लिए फॉर्मूला 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, मतलब उसके रेसिप्रोकलों के योग के बराबर होता है। क्लियर है। तो ये एक सिंपल सा डेरिवेशन है जब संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि कोई सी भी संधारित्र को श्रेणी क्रम में जब भी संयोजित किया जाए तो उनकी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन कैसा कॉम्बिनेशन होता है, ये एंड टू एंड कनेक्शन होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से, दूसरा प्लेट तीसरे के फर्स्ट से, इस तरीके से अगर कनेक्टेड है तो श्रेणी क्रम संयोजन है। दूसरी चीज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश जो है वो सदैव समान रहता है और विभवांतर जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो क्लियर है, ये हो गया समांतर क्रम संयोजन। अब देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो उसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट
समांतर क्रम संयोजन। सिंपल सा चैप्टर है, ज्यादा टफ नहीं है, संधारित्र है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इंटरेस्ट दिलाएंगे। समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच संयोजन। इसमें क्या होता है, जितने भी कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है, वो सारे कैपेसिटर जो है वो दो बिंदुओं के बीच में जुड़ा होता है। किसके बीच में जुड़ा होता है? दो बिंदुओं के बीच में जुड़ा होता है। जैसे ये हमारा कैपेसिटर हो गया, ठीक, ये कैपेसिटर हो गया, और ये हमारे पास कैपेसिटर हो गया, संधारित्र हो गया, ये हो गया। ठीक, तीन कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 और इसकी कैपेसिटी C3। इन तीनों कैपेसिटर की जो पहली प्लेट है, इस फर्स्ट प्लेट को किसी एक पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक ना, इसको पॉइंट ए के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अच्छा, और ये जो सेकंड प्लेट है, इन सेकंड प्लेट को भी किसी एक बिंदु के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया बिंदु बी के साथ। तो इस संयोजन में देखते हैं, तो कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेटें जो है वो आपस में कनेक्टेड होती है, और सेकंड प्लेटें जो है वो किसी दूसरे बिंदु के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, तो इसमें लिख देता हूं समांतर क्रम संयोजन में, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, पॉइंट लिख देता हूं मैं, जिस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करें संधारित्र की प्रथम प्लेट या पहली प्लेट, संधारित्रों की पहली प्लेट एक बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट बिंदु बी से जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें पहली प्लेट एक बिंदु से जुड़ी होगी और सेकंड प्लेट किसी दूसरे बिंदु से के साथ जुड़ी होगी। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट प्लेट है, इन फर्स्ट प्लेट को एक ऐसे सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा एक स्रोत है जो इन सबको क्या देगा? आवेश देगा। और इसकी जो सेकंड प्लेट है, इस सेकंड प्लेट को हम क्या करते हैं? ग्राउंड कर देते हैं। किसके साथ कनेक्ट कर देंगे? ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। या चाहो तो ए और बी के बीच में एक बैटरी को भी हम जोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसको ग्राउंड करना ही है। ठीक है, इसको अगर एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो किसी बुक में आप देख सकते हैं कि ये जो कनेक्शन है, इनके ए और बी के बीच में एक बैटरी को कनेक्ट कर रखा है। तो बैटरी क्या करेगा? इस वाले प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देगा और इस वाले प्लेट को नेगेटिव चार्ज देगा। ठीक है, अब देखो, जब इसके साथ सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, स्रोत के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये वाला जो सोर्स है वो क्या करेगा? इन सभी प्लेटों पे एक पॉजिटिव चार्ज देगा। तो इस पे मान लो एक चार्ज दे दिया Q, इस पे प्लस Q का चार्ज दे दिया। ठीक है, अच्छा, अगर इस वाले प्लेट पे प्लस का चार्ज आएगा तो ये वाला प्लेट हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला प्लेट नेगेटिव। ठीक है, और इसकी जो बाहरी सतह, इस पे प्लस का चार्ज आएगा सेम मैग्नीट्यूड में, लेकिन इस वाले प्लेट का कनेक्शन हमने किसके साथ कर रखा है? ग्राउंड के साथ कर रखा है। तो इसलिए इसके बाहरी सतह पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस वायर के थ्रू कहां चला जाएगा? ग्राउंड पे चला जाएगा, और ये वाला प्लेट जो है वो हमारा नेगेटिव बना रहेगा। तो मान लेते हैं इस पे जो चार्ज है वो प्लस का Q1 है, इस पे माइनस का Q1 चार्ज है, इस पे चार्ज जो है प्लस का Q2 है, इस पे माइनस का Q2 है, इस पे प्लस का Q3 चार्ज है, और इस पे माइनस का Q3 चार्ज है। ठीक है, यहां पे एक गोल्डन स्टेटमेंट लिखता हूं, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है।
ठीक है ना। समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, ठीक है ना, और आवेश क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो जब भी हम समांतर संयोजन की बात करेंगे, समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे, तो हमारे दिमाग में हमेशा एक चीज आनी चाहिए कि समांतर क्रम में हमेशा विभवांतर समान रहेगा। क्यों समान रहेगा? क्योंकि सारी प्लेटें जो है वो दो बिंदुओं के बीच में कनेक्टेड है और इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसलिए क्योंकि ये सारी प्लेटें जो है वो ए और बी के बीच कनेक्टेड है और ए और बी के बीच का विभवांतर कांस्टेंट है, तो इसलिए इन सारे संधारित्र या प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा वो हमारा समान रहेगा। और यहाँ से जब इस सोर्स से हमें करंट मिलेगा या आवेश मिलेगा, तो यहाँ इस पॉइंट पर आके आवेश के पास हमारे पास तीन रास्ते हैं, वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है और वो इधर भी जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आवेश क्या होगा, तीन भागों में डिवाइड हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ से Q आवेश मिला, सोर्स ने इसको Q आवेश दिया, तो एक आवेश इधर चला जाएगा, एक आवेश इधर चला जाएगा और एक आवेश इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से तीन भागों में क्या जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? मस्त। चलो इतना तो समझ में आ गया, इतना डायग्राम हमने समझ लिया। अब हमें लिखना क्या है, लिखेंगे माना तीन संधारित्र जिनकी धारिता क्रमशः C1, C2, C3 है, C1, C2, C3 है, समांतर क्रम में जुड़ी है, जिस पर आवेश क्रमशः है। पहली संधारित्र पे आवेश है Q1, दूसरे पे है Q2 और तीसरे पे है Q3 है, वह विभवांतर V है। तो मान लेते हैं इन संधारित्र के बीच में जो विभवांतर A और B के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, V है। हम ये लेट कर लेते हैं, ठीक है। A और B के बीच का विभवांतर कितना है, V है, तो विभवांतर हो जाएगा V। अब यहाँ पे देखेंगे तो कुल आवेश कितना जाएगा, संधारित्रों पर कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से सोर्स से कितना आवेश मिला, Q मिला, और Q जो है वो तीन भागों में डिवाइड हो गया, Q1, Q2 एंड Q3, देन Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इज इट क्लियर? नाउ C1 पर आवेश, मतलब संधारित्र जो हमारे पास C1 है, कैपेसिटर C1 है, ठीक है ना, इस पे कितना आवेश है, तो C1 पर आवेश हो जाएगा Q1, दैट इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू, वी नो दैट C इज इक्वल टू होता हमारे पास Q अपॉन V, देन Q इज इक्वल टू C इंटू V, देन Q1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, C1 इंटू V सबके लिए सेम है, इसका विभवांतर भी V है, इसका विभवांतर भी V है, इसका विभवांतर भी V है, तो यह C1 V। ऐसे C2 पर आवेश, चार्ज ऑन कैपेसिटर C2, देन Q2 इज इक्वल टू C2V एंड C3 पर आवेश, और C3 पे जो आवेश होगा ये हो जाएगा Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V। क्लियर है? अब Q1, Q2, Q3 का जो वैल्यू है यहां से उठा के समीकरण नंबर किस में रख देंगे, एक में रख देंगे, इसको हम समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। तो समीकरण एक से अगर समीकरण एक को अगर हम ऑब्जर्व करें तो Q इज इक्वल टू है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 का वैल्यू है C1 V प्लस C2V प्लस C3V, C1V प्लस C2V प्लस C3V, यहां से V कॉमन आएगा तो Q इज इक्वल टू जाएगा, V कॉमन आएगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि संयोजन की कुल धारिता C हो, तो यदि संयोजन की कुल धारिता C हो तो C इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q इंटू Q अपॉन V, देन
Q इज इक्वल टू जाएगा C इंटू V, C बराबर के लिए Q अपॉन V, Q टोटल आवेश हो जाएगा क्योंकि एक कैपेसिटर जाएगा, इस पे टोटल आवेश कितना है Q है, विभवांतर कितना V है, देन C इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपॉन V और Q इज इक्वल टू जाएगा C इंटू V। अब Q का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे तो हमें मिलेगा इक्वेशन C इंटू V, यहाँ पे Q का वैल्यू उठा के रख देंगे, यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो जब Q की जगह C इंटू V इज इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3, V से भी कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये जो फॉर्मूला जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हमारा फॉर्मूला जाएगा समांतर क्रम संयोजन के लिए, ठीक है। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, डायरेक्टली टोटल तुल्य धारिता निकालने के लिए आपस में सभी संधारित्रों के धारिताओं को जोड़ दिया जाता है। फिर से अगेन रिपीट करता हूं, टोटल धारिता निकालने के लिए या तुल्य धारिता निकालने के लिए समांतर क्रम में सभी संधारित्र की धारिताओं को आपस में जोड़ दिया जाता है। क्लियर है? तो ये एक सिंपल सा डेरिवेशन है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, कि ना बाकी सिंपल आपको कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, किस तरीके से आपको याद रखना है कि टोटल आवेश यहाँ पे देखना है कि टोटल आवेश कितना होगा, क्योंकि आवेश डिस्ट्रीब्यूट होगा और टोटल आवेश निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे तो C1 पे कितना आवेश है, C2 पे कितना आवेश है, C3 पे कितना आवेश है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए हमेशा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। तो यहाँ से Q निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू C इंटू V, C इंटू V, ठीक है। तो Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, Q2 C2V, Q3 C3V, Q1 Q2 Q3 का वैल्यू जो है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे तो तीनों में से V कॉमन है, V कॉमन ले लेंगे और लिखेंगे यदि संयोजन की कुल धारिता C हो तो C बराबर Q अपॉन V, देन Q इज इक्वल टू C इंटू V और Q का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे और V से भी कैंसिल करके हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा डेरिवेशन है, बस आपको इसमें याद रखना है कि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है और आवेश अलग अलग होता है, श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है और विभवांतर अलग अलग होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, देखेंगे क्या फैक्ट्स हैं, बहुत ही अच्छा फैक्ट्स है, नोट कर लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना। आप लोग वीडियो को जो है लाइक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीडियोस में मैं देखता हूँ 30-40 जो भी व्यूज आते हैं उसमें 2 या 3 लाइक्स होते हैं। क्या आपको मतलब मेरे द्वारा पढ़ाए हुआ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, प्लीज मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, फीडबैक दे मुझे, ठीक है ना। अगर आप फीडबैक देंगे तभी मैं और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा, ठीक है ना। जहाँ कौन सी जगह क्या कमी रह जाती है उन सारी चीजों को आप प्लीज मुझे पर्सनली या कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए समांतर क्रम में हमने देखा टोटल कैपेसिटी जो है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 है, किसमें है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है ना। अच्छा, 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 और ये है हमारा श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। इसको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल लेके, ठीक है। लेट अस सी, एक एग्जांपल लेता हूं, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, कितना है, 3 माइक्रोफैरड की धारिता है। इन तीनों संधारित्र एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, एक बार समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो टोटल कैपेसिटी आ जाएगा किसमें, पैरेलल में, ठीक है। टोटल कैपेसिटी आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड, ठीक है। अगर इसको सीरीज में कंबाइन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी संयोजन में, तो 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे C1 C2 C3 की जगह, यहाँ से ये 3 रख देंगे सबकी जगह, ठीक है। तो 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 और 1 बाय 3 इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो ये 3/3, तो 3/3 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 और 1 बाय C इज इक्वल टू 1, देन C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। क्या ऑब्जर्व करते हैं, इन दोनों कंडीशन में अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने ये ऑब्जर्व करा होगा कि जब भी हम पैरेलल में जोड़ेंगे, जब भी हम पैरेलल में कैपेसिटर को आपस में
जोड़ा जाएगा तो उस कंडीशन में इसकी टोटल जो कैपेसिटी है ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन वही अगर सीरीज में कंबाइन करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे उसी कैपेसिटर को, तो टोटल कैपेसिटी जो है वो हमारा मिनिमम हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये जो टोटल जो कैपेसिटी होती है श्रेणी क्रम में, ये मिनिमम होती है। और दूसरी चीज, मिनिमम होने के साथ साथ इनमें हमने जितने भी कैपेसिटर को आपस में जोड़ा था, उन कैपेसिटर में जिसका वैल्यू सबसे कम होता है उस धारिता से भी कम धारिता का होता है। लेट अस सी, एक एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे C1 है 3 माइक्रोफैरड और C2 है हमारा 6 माइक्रोफैरड और C3 है हमारा 12 माइक्रोफैरड। एक एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। तो 1/c समान श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/c = 1/3 + 1/6 + 1/12, एलसीएम हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो 3 × 12, 6 × 12 और 12 × 12, 6 और 1 7, तो 7/12, 1/c, तो c = 12/7, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 × 7, 7 × 7 बचेगा कितना? 5, 50, 7 × 49, 49 बचे 1, 7 × 7 माइक्रोफैरड। तो देखेंगे इसके टोटल जो कैपेसिटी है 1.71 माइक्रोफैरड आ रहा है। और ये टोटल जो कैपेसिटी है इन तीनों संधारित्र को हमने जोड़ा आपस में श्रेणी क्रम में, और इन तीनों संधारित्र में सबसे कम धारिता वाला संधारित्र है C1। C1 की धारिता है 3 माइक्रोफैरड। और यहाँ पे जब इसको तुल्य मतलब समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में टोटल कैपेसिटी है 1.71, और इसका जो वैल्यू है वो इससे भी कम है, मतलब C का जो वैल्यू होगा वो <C होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम श्रेणी क्रम में कैपेसिटर को आपस में जोड़ते हैं तो उसकी तुल्य धारिता जोड़े गए संधारित्रों में से कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम होता है। तो इसका मतलब है जब भी कैपेसिटर को जोड़ना है, अगर हमें मैक्सिमम कैपेसिटी चाहिए तो हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जब हमें मिनिमम कैपेसिटी चाहिए, मिनिमम धारिता चाहिए, तो उस कंडीशन में हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, लिख देता हूं मैं, ये पॉइंट्स लिख देता हूं मैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, संधारित्रों की धारिता को, संधारित्रों की धारिता को बढ़ाने के लिए उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, और संधारित्र की धारिता को, संधारित्रों की धारिता को घटाने के लिए, धारिता को घटाने के लिए उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारिता बढ़ती है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारिता घटती है। क्या इसको हम बिना मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं? मतलब बिना इसके जो फॉर्मूले हैं हमने लिखा है C = C1, जैसे हमने लिखा है समांतर क्रम के लिए C = C1 + C2 + C3, और श्रेणी क्रम के लिखा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। क्या इस फॉर्मूले के बिना भी हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ने पे धारिता बढ़ती है और श्रेणी क्रम में जोड़ने पे धारिता घटती है? इन दोनों फॉर्मूले के अलग भी क्या प्रूव कर सकते हैं, या क्या चेंजेस होता है वो देखते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है ना, ये हमारा एक और कैपेसिटर हो गया, ठीक, और ये हमारा एक दूसरा कैपेसिटर हो गया। ठीक, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। क्लियर है?
अगर हम ऑब्जर्व करें, इस प्लेट के बीच की दूरी d है, इस प्लेट के बीच की दूरी d है, इस प्लेट के बीच की दूरी d है, और प्रत्येक कैपेसिटर की जो प्लेटें हैं उन प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, a है। तो अगर इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, सॉरी इन तीनों कैपेसिटर को आपस में मिला के एक कैपेसिटर बनाएंगे, तो हमें पता है कि ये बीच के दोनों प्लेटें जो है हटेंगे। जब बीच की दोनों प्लेटें हट जाएंगी तो इनके बीच में दूरी आ जाएगा 3d। तो कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट और लास्ट प्लेट के बीच की दूरी 3d। पहले हर एक कैपेसिटर की प्लेट के बीच की दूरी कितना d है, और हमें पता है समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होता है c a ka एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ka एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। अब यहाँ पे पहले d डिस्टेंस पे था, अब डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया क्योंकि ट्रिपल हो गया ना, 3 गुना हो गया। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ने से कैपेसिटी क्या जाएगा, घटेगा। तो इसका मतलब है समांतर क्रम सॉरी श्रेणी क्रम में जब भी हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो उन कैपेसिटर की प्रथम प्लेट और अंतिम प्लेट के बीच की दूरी बढ़ती है, और बीच की दूरी बढ़ने के कारण कैपेसिटर की जो धारिता है वो घटती है। तो इसलिए समांतर क्रम में धारिता घटती है और श्रेणी क्रम में धारिता घटती है। समांतर क्रम की अगर बात करेंगे तो समांतर क्रम में कैपेसिटर को क्या कैसे जोड़ा जाता है, इस तरीके से जोड़ा जाता है। इस तरीके से अगर जोड़ेंगे कैपेसिटर को, ठीक ना, क्या है, इस तरीके से अगर कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम्स, एक मिनट, इस कंडीशन में अगर देखेंगे तो प्लेटों के बीच की दूरी d तो फिक्स्ड है, सबके बीच की दूरी d ये फिक्स्ड है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। लेकिन जब इस तरीके से जोड़ा जाता है आपस में, इस तरीके से अगर जोड़ दिया हमने तो हुआ क्या, इसकी धारिता सॉरी क्षेत्रफल a, इसका क्षेत्रफल a और इसका क्षेत्रफल a, और इस तरीके से एक के ऊपर जो एक प्लेटों को जोड़ देंगे। जैसे एक प्लेट है, इसके ऊपर एक प्लेट ये जोड़ दिया और इसके ऊपर एक और प्लेट इस तरीके से जोड़ दिया, है कि नहीं। तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या जाएगा, बढ़ेगा। तो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो प्लेटों का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और c k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d से क्षेत्रफल बढ़ेगा तो c इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, a। तो इसका मतलब क्षेत्रफल अगर बढ़ रहा है प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्योंकि देखेंगे तो a प्लस a कितना जाएगा, 3a। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा तो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से धारिता बढ़ती है। तो इसलिए समांतर क्रम में जब भी संधारित्र को आपस में जोड़ा जाता है तो इसलिए उनकी धारिता बढ़ती है, और जब भी इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या होता है, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती है, और प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने की वजह से उसकी धारिता घटती है। क्लियर है, ये कुछ एक्सप्लेनेशन था कि समांतर क्रम में धारिता क्यों बढ़ती है और श्रेणी क्रम में धारिता क्यों घटती है। ठीक है, जब भी हमें धारिता को मैक्सिमम करना है, बढ़ाना है, तो उस कंडीशन में संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जब धारिता को घटाना है तो उस कंडीशन में संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्लियर है, तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन थे, कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किया है कि जब भी हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसकी धारिता कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। एक नया चैनल है हमारा जिसका नाम है फिजिक्स वायरस, अगर उस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस